मैं घर में अकेली रहती थी क्योंकि मेरा शौहर दबाई गया हुआ था। क्योंकि शादी के कुछ माह बाद ही वो बाहर चला गया, इसलिए मेरे दिल्ली जज्बात को ठंडा भी ना कर सका। अब मैं हर वक्त अकेली महसूस करती थी। मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो मेरा ख्याल रखे, मेरी हर कसम की ज़रूरत पूरी करे। और शायद ये मेरी खुशकिस्मती साबित हुई कि जब एक दिन मुझे दीवर की कॉल आई और पता चला कि वो कल ही मेरे यहाँ आ रहा है, मैं बहुत खुश थी क्योंकि कल ही उसने आना था। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने दीवर सबान खड़ा था। वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर बोला कि भाभी, मेरा कमरा कौन सा है, घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। मैंने हाथ से इशारा किया कि तुम इस कमरे में रह सकते हो। साथ वाला कमरा मेरा था। देखने में सबान बहुत ही खूबसूरत था। वो करीबन मेरी उम्र का ही था, लेकिन कद काट उसका पूरा मर्द लगता था। मैंने उसको खाना वगैरह दिया। इतने में रात हो गई तो मैं जल्दी से अपने कमरे में दरवाजा बंद करके लेट गई। अब मैं ज्यादा उसके सामने नहीं जाती थी। दिन उसी तरह गुजरने लगे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने देबर सबान को अपने कमरे में बुलाया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरी गहरी नींद में थी जब किसी का हाथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने बालों में महसूस हुआ। मुझे बहुत डर लगने लगा। क्योंकि मैं अभी 6 महीने से रखी हुई थी, अपने आप को कैसे रोक सकती थी। इस लिए न चाहते हुए भी मैं दीवर से अभी कुछ देर पहले मेरी सास का फोन बांधवा था। कहने लगी कल ही सुबहान यहाँ शहर पहुंच जाएगा, उसकी नौकरी शहर में लग गई है। ये सुनकर मैं कुछ परेशान सी हुई थी क्योंकि मैं अकेली छोटे से घर में रहती थी और मेरा शौहर जहद दबाई नौकरी के लिए गया हुआ था। मैं शहर में रहना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गांव से ही आई हुई थी। जहद की नौकरी पहले शहर में थी। शादी होते ही मुझे वो शहर ले आया, लेकिन फिर उसकी कंपनी वालों ने उसे दबाई बेच दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि वो मुझे गांव में वापस भेज दें। मैं अपने मायके में रह लूंगी और ससुराल भी गांव में ही है। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, तुम मेरे शहर वाले घर में रहो। पहले 3 माह से मैं अकेली ही घर में रह रही थी। अब तो मेरे आसपास की बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई थी, दिल भी लग चुका था। लेकिन सिबान के आने का सुनकर मैं परेशान थी। अगर मेरा शौहर यहाँ पर होता तो मुझे फिक्र न होती, लेकिन सुबहान का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ गैर मुनासिब लग रहा था। लेकिन मैं अपनी सास को इनकार भी नहीं कर सकती थी। रात को जब जहेद का फोन आया तो मैंने उन्हें अपनी सास की बात बता दी। वो कहने लगे ये तो अच्छी बात है, सुबहान आ जाएगा तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं रहेगी। मैंने कहा जहद, लेकिन कैसे अकेली उसके साथ एक घर में रह सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो हट ऐसे अकड़ा कर कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा, वो बाई है मेरा, तुम्हें उसका क्या खतरा हो सकता है। जिस गजबना लहजे से उसने मुझे कहा था, मैं आगे से कुछ बोल नहीं पाई। शायद इसी वजह ये थी कि मुझे सिबान शुरू से ही नापसंद था। जहद और सिबान दोनों ही मेरे दौर के खाला के बेटे थे। मैं उनको ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी बरादरी में किसी की शादी होती तो सब ये इकट्ठे होते। जहद शुरू से ही सुलझे हुए मिजाज की इंसान थे, लेकिन सबान इतना ही बुतौनी और कुछ लोफर किस्म का लड़का था। लड़कियों से हाँ संस्कर बातें करना उसकी आदत थी। जो बातें मैंने उसके बारे में गांव की लड़कियों से सुन रखी थी, मैं उसे नजर बरप कर देखना भी पसंद नहीं करती थी। फिर उसके साथ एक ही घर में रहना, नौकरी लग जाने का मतलब तो यही था कि वो कई माह तक यहाँ रहेगा। हो सकता है कि नौकरी पक्की हो जाए तो साला साल यहाँ पर मैं सोचकर परेशाना हो रही थी। अगले रोज मैंने सबान की पसंद की बिरयानी बनाई क्योंकि मेरी उसने खास तहकीद की थी। 7 बजे घर की बेल बजी। मुझे मालूम हुआ था कि सबान ही होगा। मैंने दरवाजा खोला। वो मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। बड़ी ही बैतकल्फी से अपना वेड लेकर अंतर आ गया। कहने लगा, ये बस का सफर भी न थका के रख देता है यार। उसने मुझे कहा कि अब 2-3 दिन तो मैं लंबी तान कर सोऊंगा। फिर कहने लगा, मेरा कमरा कौन सा है, मेरे उस घर में बस 2 ही तो कमरे थे। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। इस कमरे में ज्यादा फर्नीचर न था, इसमें न ड्राइंग रूम के तौर पर सेट किया हुआ था। इसने एक नज़र कमरे का जायजा लिया। कहने लगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा करो कि तुम यहाँ पर सो जाना, मुझे तो बेड पर ही नींद आती है। ये कहकर वो बड़े आराम से मेरे कमरे मैं चला गया। मैं उसे हैरत से देखती रह गई। इस वक्त मैं उससे बहस करने के बिल्कुल मौड में नहीं थी कि क्या सोचेगा कि बाबी ने आते ही बहस शुरू कर दी। वो मेरा हम उम्र था,
लेकिन दुखने में अपने कार्ड की बदौलत मुझसे बड़ा ही लगता था। मैंने खाना गर्म किया, तब तक वो नहा धोकर आ गया, बिरयानी देकर खुश भी हो गया। कहने लगा, बहुत जायका है, तुम्हारे हाथ में तो खैर पहली दफा ही खा रहा हूं, क्योंकि शादी के फौरन बाद तो तुम शहर आ गई थी। ये कहने के बाद कहने लगा, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं, चलो तुम्हें दिखाता हूं। बड़ी भी तकल्फी से उसने मेरे हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैंने उसे गुस्से से कहा कि मेरे हाथ छोड़ो। कहने लगा, पहले तुम्हें गुफ्तू दिखा दूं। फिर उसने मुझे एक फैंसी सूट दिया। कहने लगा, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। मैंने कहा, वो रख लिया। लेकिन जिस किस्म का वो लड़का था, मैंने यही सोचा कि मुझे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी जिंदगी को किस अजाब में मुब्तला कर लिया है। रात सुबहान मेरे कमरे में ही सविया था और मुझे ही ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटना पड़ा। मैंने सोचा तो ये ही था कि अगले रोजे से कह दूंगी कि मुझे अपने कमरे की आदत है। अगर उसे मुश्किल है तो वो सोफे पर लांच रखकर ड्राइंग रूम को ही अपना बेडरूम बना ले, न जाने उसने कब तक रहना था। लेकिन जब सुबह में उठकर बाहर आई तो वो उजा चुका था, लेकिन पड़ बढ़ आया हुआ घर में दाखिल हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, कल से जवाहन कार लूंगा। ये कहकर बड़े अजीब अंदाज है लाउंज में टहला और सामने रखी टेबल पर उसने अपने पांव रख दिए। कहने लगा, उफ, थक गया हूं, मुझे एक कप चाय बना दो। मैंने उसे चाय बनाकर दी और कहा, मुझे अपने कमरे की आदत है, उसलिए वो ड्राइंग रूम को अपना कमरा बनाए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी उस बात का उस तरह जवाब भी कहने लगा, अगर तुम चाहो तो हम एक ही कमरे में एडजस्ट हो सकते हैं। ये सुनकर तो मेरा दिमाग खोल उठा था। मैंने गुस्से से उसे देखा तो वो हंसने लगा। कहने लगा, मजाक कर रहा था। मैं उठकर किचन में चले गई तो मुझे कहने लगा, वैसे तो तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं जानती थी कि वो उस कसम की बातों का आदी है, चाहे सामने वाला उसकी ऐसी बातों से तांगी क्यों ना हो रहा हो। वो बाज नहीं आता था। मैं रात का खाना बना रही थी और वो लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन जिस किस्म की वो इंग्लिश मूवी देख रहा था, सारी आवाजें मुझे किचन तक सुनाई दे रही थी। उसकी दहाती और बेहदगी पर मेरा जी चाहा कि उसे खरी खरी सुना दूं कि उसे तमीज नहीं है कि घर में एक भाभी भी मौजूद है। रात का खाना बनाकर ही मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे का हशर देखा, उसे बैठने का दिल चाहा। पूरे कमरे में उसके कपड़े बिखरे पड़े हुए थे, कहीं कपड़े, कहीं जूते, कहीं मोजे थे। जितनी नफास्त पसंद थी, वो इतना ही बेतरतीब किस्म का इंसान था। मैंने उसके सारे कपड़े उठाए, डब्बे में डाले और उसका बंद गया और लांच में रख दिया। अगले ही रोज उसने कमरे में बेट लाकर रख दिया। मैं सुबहान के घर आने से पहले ही खाना बनाकर अपने कमरे का दरवाजा लाकर किए बैठ जाती थी कि जब ये खाना खाकर सो जाएगा तभी कमरे से बाहर निकलूंगी। जितना मेरा उससे कम सामना हो इतना ही बेहतर है, क्योंकि वो एक नंबर का बदतमीज था। लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने दरवाजा खोला तो कहने लगा, खाना तो टेबल पर लगा दो फातिमा, मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हें एहसास ही नहीं कि कोई भूखा प्यासा बाहर बैठा है। मैंने कहा, सब कुछ तो तैयार है, तुम प्लेट में रखकर खा लो, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। वो मेरी बात सुनकर नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन ये कहकर वो फिर से मुस्कुराने लगा। इसकी मैनी खीज मुस्कुराहट मुझे जहर लगती थी। फिर मेरे थोड़े करीब होकर कहने लगा, मुझे आदत नहीं इन कामों की, इसलिए तुम्हें जहमत तो होगी, लेकिन ये सारे काम तुम ही करने पड़ेंगे। चलो जाओ, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने उसे गुस्से से देखा और रसोई में चली गई। खाना गरम किया और मेज पर लगा दिया। उसके सामने बैठकर खाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी प्लेट ली और अपने कमरे में जाने लगी तो वो कहने लगा, ये क्या बात हुई, यहाँ मेरे सामने बैठकर खाना खाओ, मैं खा तोड़ी जाऊंगा। वैसे भी मुसलमान हूं और मुझ पर इंसानी गोश्त हराम है। ये कहकर वो हंसने लगा। कहने लगा, बाबी हो तुम मेरी, लेकिन ना मुझसे बात करती हो ना कुछ कहती हो। मैं तो बहुत बोर हो चुका हूं। मुझे तो लगता है कि जहद भी उसलिए बेरने मल्क भाग गया है क्योंकि तुम उसके साथ भी ऐसा रवैया रखती होगी। उसकी उस कसम की बातों को सुनकर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो तो ज्यादा बेहतर है, तुम्हें खाना मिल रहा है, बस वो खाया करो। मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, उससे तुम्हारा कोई तलक नहीं है। मुझे गुस्से से बोलते हुए देखकर वो मुस्कुराया।
था कहने लगा, यूं मत बात क्या करो, गुस्से में तुम ज्यादा अच्छी लगती हो आए। काश कि ज़हद की जगह में होता तो उसकी बात सुनकर मुझे आंख सी लग गई थी। मैंने कहा, तुम में शर्म नहीं आती? इस तरह की बातें करते हुए वो कहने लगा, कैसी शर्म जानती हो, दीवर बाबी में कैसे कैसे मजाक और बातें चलती हैं। लेकिन तुम तो शायद लड़की हो ही नहीं। जरा मेरे साथ वक्त गुजारा करो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा जिंदगी कितनी हुसैन है। ये कहकर वो एक के बाद एक रोटी के नवाले मुंह में डाल रहा था। मैं बस उसे ताजुब से देख रही थी। मैंने कहा, ज़हद से बात करती हूँ, वो ही तुम्हें तमीज़ सिखाएगा कि बाबी से कैसे बात करते हैं। मुझे लगा था उस बात पर वो अपना रवैया दुरुस्त कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे तो जैसे किसी बात की परवाह तक न थी। मैं फ़ोन पर ज़हद को सवान के बारे मैं सब कुछ बताती थी कि वो किस कस्म की बातें मेरे साथ करता है। लेकिन ज़हद अजीब इंसान था। कहता है कि तुम गलत सोचती हो, वो ऐसा नहीं है। उसे अपने भाई पर न जाने क्यों इतना भरोसा था। वो कोई बात भी सवान के खिलाफ सुनने को तैयार न था। एक बार मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे एक अजीब और गरीब सा शूर सुनाई दिया और उसी शूर की वजह से मेरी आंख खुली थी। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे की गैलरी में कोई मौजूद हो। मेरा दिल तो धड़कना बोल गया था। मेरे कमरे की गैलरी में उस वक्त कौन आ सकता था? मैं खामोशी से बेड से नीचे उतरे और धीरे धीरे चलते हुए गैलरी की तरफ आ गई। मैंने हल्का सा पर्दा उठाकर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। दो नौजवान हाथ में पिस्टल लिए गैलरी में खड़े थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी गैलरी का दरवाजा अंदर से लाग या खुला। अगर वो कमरे के अंदर आ जाते तो फिर उससे आगे तो सोचना मेरे लिए सुहान रो था। तेज कदमों से चलती हुई